बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ये स्लोगन आपने बहुत बार ट्रक और टेम्पो के पीछे देखा होगा और अपने आप को देख के इंजॉय किया होगा, हंसा होगा। लेकिन एक व्यक्ति है जिसका कहना है, जिस पर मैंने नजर डाला उस कंपनी का निकला दिवाला। और वो कंपनी है हिंडनवर्क, जो आप और हम पिछले 2 सालों से नाम सुन रहे हो। जहां पर 2023 में एक रिपोर्ट आती है अडानी ग्रुप के खिलाफ, और वहां पर अडानी ग्रुप को तकरीबन 120 करोड़ का स्टॉक मार्केट में होता है घाटा। तो आज हिंडनवर्क ने अडानी ग्रुप पर आरोप लगाने के बाद उन्होंने फैसला किया है कि वो अपनी कंपनी हिंडनवर्क को कर रही है क्लोज। तो आज हम जानेंगे कि हिंडनवर्क जो रिसर्च कंपनी है उसके संस्थापक ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, और आगे उनका क्या करने का प्लान है। तो हिंडनवर्क करती क्या है? तो हिंडनवर्क जो कंपनी एक रिसर्च कंपनी है, जो कंपनी के एथिक्स और फ्रॉड और कॉरपोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट करती है। लेकिन उन्होंने 15 जनवरी को फैसला किया कि वो अपने कंपनी को क्लोज कर रहे हैं। तो क्लोज करने के दो कारण हो सकते हैं, एक पॉलिटिकल और दूसरा फिनेंशियल या टेक्निकल। तो आज हम पॉलिटिकल मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ टेक्निकल या फिनेंशियल मुद्दे पर बात करेंगे कि हिंडनवर्क कंपनी आखिर क्लोज क्यों हो रही है। तो हिंडनवर्क कंपनी एक रिसर्च कंपनी है, साथ के साथ वो शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। आज की डेट पर इन्होंने अनाउंस कर रखा है कि मैं क्लोज हो रहा हूं, मैं बंद कर रहा हूं 15 जनवरी से। तो इसके रिपोर्ट और इस पर कंपनियों पर क्या इम्पैक्ट आता, तो हम हर पहलू पर एक एक करके बात करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, और शॉर्ट सेलिंग करके हिंडनवर्क ने कर, करोड़ों और अरबों रुपया कैसे बनाया। शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है कि एक एंटिटी दूसरे कंपनी से कुछ शेयर उधार लेती है। जैसे मेरे एक दोस्त है और उनके पास XYZ कंपनी का 1 लाख शेयर है। तो मैंने बोला कि भाई साहब, आप मेरे को 2-4 महीने के लिए 1 लाख शेयर में से 50,000 शेयर मेरे को ट्रांसफर कर दो, और उस ट्रांसफर होने के बाद मैं उसका ऑनर बन जाता हूं। और ये जस्ट लाइक लोन होता है। जैसे लोन हम पैसे से लेते हैं, शॉर्ट सेलिंग में लोन शेयर्स में लिया जाता है, और शेयर्स में लेके इस शेयर्स को ओपन मार्केट में हायर प्राइस पर बेचा जाता है। तो जैसे किसी कंपनी का शेयर का प्राइस है 100 रुपीज, और मैंने किसी से बोरो कर लिया 100 रुपीज पर, और उसको ओपन मार्केट में बेच दिया 100 रुपीज पर। अब मैंने इसे लोअर प्राइस पर परचेज कर लिया। होता क्या, जब मैं इसे बेचना चाहता हूं क्वांटिटी में, बल्क में सेल करता हूं, तो धीरे धीरे इसका प्राइस डाउन होता है। और जब प्राइस डाउन हुआ तो फिर से मैंने परचेज कर लिया, और जिस कंपनी से मैंने बोरो किया था उसको ओरिजिनली रिटर्न कर दिया। तो क्या हुआ, मैंने खरीदा 100 रुपीज में, उधार लिया 100 रुपीज के प्राइस पर, सेल कर दिया। और जब ये प्राइस 60, 70, 75, 80 किसी भी प्राइस पर आता, तो मैं उसको फिर से दोबारा परचेज करके और जिस कंपनी से मैंने बोरो किया था उसको लौटा दिया। मतलब जिस कंपनी से मैंने उधार लिया था उसको कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन मेरा 25, 30, 40% का प्रॉफिट हो गया। तो यही सिनेरियो हमने अडानी ग्रुप में देखा था जब हिंडनवर्क का रिपोर्ट आया था। तो यहां पर क्या गेम था कि हम दूसरे से हिंडनवर्क शेयर्स को उधार लेती थी, बोरोल करती थी, और एक रिपोर्ट जारी करती थी। रिपोर्ट जारी करने के बाद बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो ज्यादा सोचते नहीं है, या उनके पास सोचने की उतनी क्षमता नहीं होती है, या उनकी पूरी जिंदगी की कमाई लगी हुई रहती है। तो वो इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते, और अपने पोजीशन को बराबर कर लेते हैं। मतलब कि जो उनके पास फिजिकल शेयर उसको बेच देते हैं। तो बेच जब हर कोई बेच रहा हो तो क्या होता है, मार्केट धीरे धीरे क्रैश जाता है, क्योंकि रिपोर्ट गलत अगर है किसी कंपनी के बारे में तो मार्केट में सेंटिमेंट भी खराब होते हैं। तो ये प्राइस जो 100 रुपए का था, घटते घटते 95, 80, 85, 70, 75, 65 भी हो जाते हैं, कभी कभी तो 50 भी होते हैं।
जब शॉर्ट सेलिंग कंपनी को लगता है कि नाउ अब ये एक सही मौका है, तो वो फिर से मार्केट से पूरा का पूरा बल्क करके शेयर परचेज कर लेती है, और परचेज करने के बाद जिस कंपनी से उन्होंने उधार लिया था उसको वापस कर देती है। तो ये है आपका शॉर्ट सेलिंग की स्टोरी। अब इस रिपोर्ट का इम्पैक्ट क्या हुआ अडानी पर, और इसके साथ साथ इन्होंने सुपर माइक्रो कंप्यूटर पर भी रिपोर्ट किया था, निकोला एक जो इलेक्ट्रिक ट्रक बनाती है उसकी कंपनी पर भी इम्पैक्ट किया था, और ग्लोबल हेल्थ और किसान इन्वेस्टमेंट पर। तो हम एक एक करके एक एक वीडियो में हर कंपनी का रिपोर्ट पर डिस्कस करेंगे कि आखिर किस तरीके से हिंडनबर्ग ने अपने रिपोर्ट के जरिए लाखों करोड़ों अरबों रुपया कमाया। आज हम इंडिया के संदर्भ में अडानी पर ही सिर्फ बात करेंगे, और इस पर बात करेंगे हिंडनबर्ग क्यों क्लोज हुआ है। जब भी कोई कंपनी बंद होती है, या आप कहो कि जब कोई कंपनी स्टार्ट होती है, तो क्लोज होने के उसके कुछ कारण हैं जो मैंने अपने प्रोफेशनल लाइफ में समझा है, या अपने सेंस से जो समझ में आया आपके सामने शेयर करता हूं। सबसे पहला कारण होता है उस कंपनी में लॉस हो रहा है। जैसे एक कंपनी स्टार्ट किया गया, 2 साल 5 साल 10 साल लगातार लॉस हो रहा है, तो मैं सोचा चलो यार अब इस कंपनी को बेच देते हैं, क्लोज कर देते हैं। गवर्नमेंट एक्शन हो सकता है, मैंने ऐसा कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं जहां पर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर देता है। जैसे ऑनलाइन गेमिंग है, ऑनलाइन गेमिंग एक ऐसा ऐप है या ऐसा एक्टिविटी है जहां पर गवर्नमेंट कभी भी एक्शन ले सकती है कि भैया बंद करो। नहीं तो जो युवा है वो सिर्फ आपका गोवा में ही क्यों लीगल है, बाकी ऑल ओवर इंडिया में क्यों नहीं? क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जुआ को या जो बेटिंग है उसको इलीगल घोषित किया हुआ है। तो इस तरीके से अगर किसी कंपनी के बिहाफ पर अगर गवर्नमेंट एक्शन लेती है कि इस कंपनी को या इस लाइन ऑफ एक्शन को, इस लाइन ऑफ बिजनेस को क्लोज किया जाए, तब भी आपको क्लोज करना पड़ता है। मार्केट रिप्यूटेशन हो सकता है आपके प्रोडक्ट या आपके सर्व सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हो उसमें वो क्वालिटी नहीं है, मार्केट में रिप्यूटेशन धीरे धीरे खराब हो रही है, तो फिर आप क्लोज करने पर सोचते हैं, क्योंकि वो आपका मार्केट रिपुटेशन एक बार खराब हुआ तो अल्टीमेटली आपको लॉस आने लगेगा। और कोई भी कंपनी, कोई भी प्रोडक्ट बिना प्रॉफिट के नहीं सरवाइव कर सकता। तो लॉस एक बहुत बड़ा रीजन होता है, मार्केट रिपुटेशन भी उसका रीजन। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन होते हैं। जैसे आपने देखा होगा 2000 से पहले या 2003-4 से पहले ऑडियो कैसेट मार्केट में बहुत चलते थे। आज के डेट पर आप जो मोबाइल से फोटोग्राफ्स खींच लेते हो, वीडियो बना लेते हो, इसके लिए पहले रील वाले कैमरा आते थे, लेकिन आज रील वाले कैमरा आप लाखों लाख रुपया भी खर्च कर दो फिर भी नहीं मिलेगा। रीजन वो मार्केट से आउटडेटेड हो चुका है, टेक्नोलॉजी बाहर हो चुका है। तो बहुत सारे रीजन होते हैं, कुछ पॉलिटिकल रीजन होते हैं, कुछ आपके सोशल रीजन होते हैं, कुछ आपके टेक्नोलॉजी रीजन होते हैं, जिसके कारण भी आपको कंपनी को क्लोज करना पड़ेगा। तो इन सब कारण से आपको कंपनी क्लोज करना पड़ता है। लेकिन हिंडनबर्ग ने आखिर कंपनी क्यों क्लोज किया? क्योंकि ये कंपनी 2017 में ही बनी थी, और वर्ल्ड में काफी रिपुटेशन था। रिपुटेशन इन सेंस में था कि जब भी इसका किसी कंपनी के विरुद्ध में रिपोर्ट आता था, उस कंपनी के शेयर गिर जाते थे, और शॉर्ट सेलिंग करने वाले कंपनी और इन्वेस्टर लाखों करोड़ रुपया कमा लेते थे। इट मीन कि उनकी जो ट्रस्ट वर्दीनेस था वो बढ़ते जा रहा था, रेपुटेशन एक पर्टिकुलर क्लास में इंक्रीज कर रहा था। और उनके ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं था कि जब वो मार्केट में रिपोर्ट लाए और उससे मार्केट हिले नहीं, ये हमेशा हिला है। तो जब इस कंपनी में कोई लॉस नहीं था, कोई रिपुटेशन का प्रॉब्लम नहीं था, तो आखिर ये कंपनी क्यों बंद हुई? तो जब कंपनी क्लोज कर रहे थे तो इनके जो फाउंडर हैं एंडरसन साहब, उन्होंने एक लेटर लिखा, बोला कि हमारी कंपनी को कोई लॉस नहीं है, कोई फैमिली इशू नहीं है, कोई हेल्थ इशू नहीं है, फिर भी मैं इस कंपनी को क्लोज कर रहा हूं। मेरा ये पर्सनल रीजन है। और हमने कुछ टारगेट सोचा हुआ था कि हमें कुछ कंपनी को हिलाना है, या कुछ इकोनॉमिक को जो इन्फ्लेटेड है उस पर अटैक करना है, और वो हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। इसलिए आज मैं हिंडनबर्ग कंपनी को क्लोज कर रहा हूं।
तो मैं सिर्फ एक सवाल आप जनता से, आप ऑडियंस से ये पूछना चाहता हूं कि किसी भी देश की किसी भी जो रिसर्च कंपनी है, क्या उनका ये उद्देश्य है कि किसी किसी भी देश में कोई कंपनी अगर ग्रो कर रहा है तो उस पर एक फॉल्स एलिगेशन लगा दो और उसकी कंपनी के शेयर को डाउन कर दो, शॉर्ट सेलिंग से करोड़ों अरबों रुपया कमाओ, और वो कंपनी फिर से अगर सरवाइव कर जाती है तो आपको कोई एक्शन नहीं लेना। जैसे अडानी के केस में है, जब अडानी का प्राइस बहुत ज्यादा था, उसी टाइम रिपोर्ट आता है, प्राइस डाउन हो जाता है, तो हिंडेनबर्ग ने शॉर्ट सेलिंग करके अच्छा खासा पैसा कमाया, फिर वो अडानी उसी प्राइस पर आ जाता जो पहले प्राइस पर था। तो इस पर हिंडेनबर्ग ने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया, इसने सिर्फ रिपोर्ट जारी किया। मेरा सिर्फ सवाल यह है कि अगर हिंडेनबर्ग के पास इतना ज्यादा कंफर्म क्लू था, रिपोर्ट था, या कोई सोर्स था, तो वो इंडिया में के केस क्यों नहीं किया कि आपकी कंपनी गलत कर रही है या ऐसा कुछ, सो दैट कि सिर्फ आप कंपनी को सारे इन्वेस्टर से बचा सको। तो नहीं, ये चीज नहीं था। सो अगर हिंडनबर्ग का ये टारगेट था कि मैं कुछ कंपनी को हिला दूं और अपना प्रॉफिट कमा लूं, तो दैट्स गुड। और लास्ट में ये कहना चाहता है कि मैं अपने फैमिली और सोसाइटी के साथ इंजॉय करना चाहता हूँ। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि इसके पीछे, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं इस पर कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं करूंगा, हिंडनबर्ग को जो कुछ टारगेट सोचा हुआ था कुछ कंपनी पर हिलाने का या उसके इकोनॉमिक को बर्बाद करने का, उन्होंने किया। और आज ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सस्टेनेबल मॉडल नहीं है, क्योंकि यह कंपनी 2017 में ही बनी थी और इसमें सिर्फ 11 इम्प्लाई थे, क्योंकि रिसर्च कंपनी में बहुत ज्यादा आपको इम्प्लाई रखने की जरूरत नहीं है। तो 11 इम्प्लाई वाली कंपनी अगर 2017 से 2025 सिर्फ 8 साल के अंदर ये कंपनी कहती कि मेरा टारगेट अचीव हो गया, तो जो कंपनी साल 2 साल 150 साल 500 साल से कंपनी काम कर रही है, तब तो उनको तो पता नहीं क्या कर देना चाहिए। जैसे इंडिया में ही टाटा टाटा ग्रुप है, गोदरेज ग्रुप है, अ, आपका ये दो ग्रुप है, मफतलाल ग्रुप है, जो 100 150 साल से रेमंड ग्रुप है इंडिया में काम कर रहा है। तो उनको तो पता नहीं कितनी बार कंपनी को क्लोज कर देना चाहिए, लेकिन हिंडनबर्ग को 7 साल में ही क्लोज कर देना है। तो रीजन कि इनके पास कोई सॉलिड बिजनेस आइडिया नहीं है। आप रिसर्च करते हो वो भी एक गलत इम्पैक्ट या गलत फैक्ट को लेके लोगों को बरगलाते हो ताकि वो मिसलीड हो और अपने इन्वेस्टमेंट को बर्बाद कर सके। तो इस तरीके से आप जब गलत चीज देते हो, जो हमारे यहाँ कहावत है कि कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार आप आग पर चढ़ाते हो तो दोबारा नहीं चढ़ती। जैसे 2023 में हमने देखा था कि जब हिंडनबर्ग का पहला रिपोर्ट अडानी ग्रुप पर आया था तो शेयर्स काफी गिर गए थे, लेकिन जब 1 साल के बाद फिर से दोबारा वही रिपोर्ट आता है तो इस बार वो शेयर्स उतना ज्यादा नहीं फ्लक्चुएट करता है, मात्र 20% का फ्लक्चुएशन करता है, लेकिन फर्स्ट टाइम ये तकरीबन 1/3 प्राइस डाउन हो चुका था। तो इनको पता है कि ये सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल नहीं है और किसी भी झूठ को कितनी बार मैं करूंगा और इस तरीके से कितनी कंपनी को मैं पकड़ूंगा। और जो सबसे बड़ी बात है कि जब ये इस तरीके से काम कर रहे थे तो बहुत सारे कंट्री के कोर्ट ने इनके ऊपर समन किया हुआ, जैसे इंडिया में ही सेबी ने समन किया हुआ कि आप इंडिया में आके इसका जस्टिफाई करें और हमें बताएं कि आखिर आपके रिपोर्ट का एजम्पशन क्या था और आपने किस आधार पर ये रिसर्च किया। तो हिंडनबर्ग के जो संस्थापक एंडरसन है उनको ये लग रहा है कि जितना मुझे प्रॉफिट बनाना था मैंने तो बना लिया, लेकिन अब हर साल और हर टाइम ये करूंगा तो मुझे लीगल एक्शन में भी फंसना पड़ेगा, इसलिए वो इससे बाहर निकलना चाहते हैं और अपनी कंपनी को क्लोज करना चाहते हैं। नाउ अडानी का इंपैक्ट क्या हुआ? अडानी का इंपैक्ट, जब इनका रिपोर्ट आता है 24 जनवरी को, और 24 जनवरी से पहले अडानी का प्राइस तकरीबन 3960 रुपया था, जो अडानी इंटरप्राइज जो सबसे बड़ी कंपनी थी, अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी, उसकी बात कर रहा हूं। 24 जनवरी को रिपोर्ट आता है और ये खेल तकरीबन 13 फरवरी तक चलता है और 13 फरवरी तक ये सबसे लोएस्ट प्राइस आता है 1315 रुपया। एक बार जब 3960 रुपया और 1315 के बीच में काफी वेरिएशन, मतलब
ऑलमोस्ट शेयर प्राइस 1/3 हो चुका है, जहां पर 100 रुपए का चीज था वो 33 रुपया हो चुका है। तो इस बीच में अगर उन्होंने, ऐसा तो है नहीं कि रिपोर्ट के बाद उन्होंने बेचा होगा, रिपोर्ट से पहले ही खरीदा होगा। ओके। और जब वो उन्होंने बेच दिया है तो उसके बाद जैसे जैसे शेयर गिरने लगे, धीरे धीरे उन्होंने पे मतलब 4,000 से 1,315 के बीच में इन्होंने जो प्रॉफिट कमाया, मे भी ये 1,315 में नहीं कमाया होगा, 1,500 पर ही बेच दिया हो, 16 पर, मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। और इसके कारण अडानी ग्रुप को तकरीबन 120 करोड़ डॉलर का स्टॉक मार्केट में लॉस हुआ। लेकिन ये प्रॉफिट शॉर्ट सेलिंग कंपनी, चाहे हिंडनबर्ग हो या उनके साथ रिलेटेड जुड़े हुए लोगों के पास पहुंचा, जिसे एक हम इनसाइडर इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। तो हिंडनबर्ग को अब ये डर था कि इंडिया के साथ साथ अगर यूएसए में भी अगर उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन शुरू हो जाए तो उनको बचना मुश्किल है, इसलिए इन्होंने कंपनी ही डिफंक कर दिया है, बंद कर दिया है। तो क्या ऐसे कर देने से हिंडनबर्ग लीगल एक्शन से बच जाएगी? मेरे अनुसार नहीं। लेकिन हाँ, अब लीगल एक्शन से बचने के इनके पास ये है, ये कह सकती कि हमारे पास मात्र 10, 11, 15 एम्प्लॉय थे जी, और हमने सबको, ऑब्वियस सी बात है, कंपनी बंद हुई तो हमने सबको हटा दिया, सब अपने अपने जगह पर चले गए, मेरे पास ना कोई हार्ड डिस्क है, ना कंप्यूटर है, ना ये है पेन ड्राइव है, और आपको जो करना है, जो रिपोर्ट मेरे पब्लिक डोमेन में है, आप उसके आधार पर मेरे को जो एक्शन लेना है ले लें। लेकिन मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि मेरा एग्जम्पशन क्या था और मैंने किस तरीके से ये सब सारे काम किए। तो ये एक मौका हो सकता है हिंडनबर्ग के पास कि लीगल एक्शन से बचे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने किसी का मर्डर किया, और मर्डर करने के बाद मैंने पिस्तौल को गंगा नदी में फेंक दिया या पहाड़ों से नीचे फेंक दिया किसी खाई में, तो अगर पिस्तौल नहीं मिलता है, इसका ये मतलब नहीं कि मैंने मर्डर नहीं किया, क्योंकि वो व्यक्ति मरा है। इसी तरीके से अडानी ग्रुप का शेयर डाउन हुआ था, और उस समय ये कंफर्म हो चुका है कि हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है, और हिंडनबर्ग के रिपोर्ट से ही इम्पैक्ट किया है। तो हिंडनबर्ग कहीं ना कहीं लायबल है, और अगर इसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाता है तो ये कहना कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास इम्प्लाई नहीं है, मैं तो लीगल एंटिटी खत्म हो चुका है, वो लीगल एक्शन से नहीं बच सकता है। यहाँ पर जो अमेरिकन रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनको ये एक्शन लेना चाहिए हिंडनबर्ग को क्लोज करने से पहले, कि आपके पास जितने डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पर आप रिपोर्ट बनाते हो, क्योंकि रिपोर्ट हमेशा सच्चाई पर नहीं बनते, बहुत सारे एजम्पशन पर, कि आपने ये कंपनी खरीदा या ये टेक्नोलॉजी पर आप काम कर रहे हो तो आगे ये टेक्नोलॉजी काम करेगी नहीं करेगी, या आप किसी कंपनी को मर्ज कर रहे हो तो मर्जर कंपनी अच्छी है बुरी है, या आपका पी रेशियो बहुत ज्यादा है तो आगे इसका क्या फ्यूचर है। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं जहां पर लीगल एक्शन डिपेंड करता है। रिस्क हमेशा है, क्योंकि अगर यूएसए में 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर कभी भी एक्शन लिया जाए, लीगल केस फाइल किया जाए, तो हिंडनबर्ग के जो इम्प्लाई हैं एज वेल एज द फाउंडर, उनके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। कोई कोई भी कंट्री के कोर्ट, क्योंकि आज के डेट पर हिंडनबर्ग ने अपने ही लेटर में ये कबूला है कि इनके रिपोर्ट के कारण, इनके एक्शन के कारण तकरीबन 100 से 150 लोगों के ऊपर लीगल केसेस चल रहे हैं या कोर्ट ने सम्मन कर रखा है। इनको यही डर है कि इसी तरीके से ये रिपोर्ट करते रहे तो कल को डायरेक्टली इनके ऊपर भी आएगा। तो अगर किसी देश में, जैसे इंडिया में ही अडानी के ऊपर इम्पैक्ट होने के बाद सेबी ने हिंडनबर्ग को बुलाया, इंडिया इंडिया आ नहीं रहे, तो अगर ये वर्ल्ड के 10, 20, 50 कंट्री बुलाने लगे हिंडनबर्ग जैसे रिसर्च कंपनी को, तो उनको कहीं ना कहीं अपियर होना पड़ेगा, और एक बार अपियर होंगे तो झूठ ज्यादा दिन चलता नहीं है, और उन पर का अच्छी खासी पेनल्टी इंपोज हो सकती है, लाइबिलिटी क्रिएट हो सकती है, जिसके कारण इन्हें जेल और पेनल्टी भी लग सकती है। तो दोस्तों, ये एक रिपोर्ट था जो मेरे समझ में आया, जो मैंने आप तक पहुंचाया हिंडनबर्ग से रिलेटेड। जो एक न्यूज आई है कि हिंडनबर्ग क्लोज क्यों हो रही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, तो उनके पास भी ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। जब तक दोस्तों, प्रणाम।